इस एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है पर्सियस नाम के एक देवता को दिखाते हुए, जिसने सालों पहले क्रोनोस नाम के एक बहुत ही बड़े राक्षस को हरा दिया था। तब से चारों तरफ एकदम से शांति हो गई। पर्सियस जूस का बेटा होता है। इस पूरे जंग के बाद जूस ने अपने बेटे पर्सियस को देवता बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पर्सियस ने कहा कि मैं देवता नहीं बनना चाहता, मैं धरती पर रहकर इंसानों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और तब से पर्सियस एक साधारण मछुआरे बनकर अपनी जिंदगी गुजारता रहता है। बदकिस्मती के कारण पर्सियस की वाइफ कुछ सालों पहले मर चुकी थी। पर्सियस तो अपने बेटे को भी अपनी तरह एक नॉर्मल मछुआरा ही बनाना चाहता था, लेकिन पर्सियस की लाइफ में आगे चलकर इतनी ज्यादा एडवेंचरस चीजें होने वाली हैं कि वो अंदाजा नहीं लगा सकता। अब कुछ समय बाद पर्सियस के फादर जूस उससे मिलने के लिए आते हैं, पर जूस ने अपने बेटे पर्सियस से रिक्वेस्ट की कि तुम वापस देवता बन जाओ और हमारा साथ देने लग जाओ, क्योंकि अब सभी लोगों का देवताओं पर से विश्वास कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो हमारी पूजा करना भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से हम देवताओं की शक्तियां लगातार कम होती जा रही हैं। और अगर हमारी ताकतें कम हो गई तब हमारे द्वारा क्रिएट की गई सारी चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तभी अचानक बहुत तेज से भूकंप आता है। पर्सियस समझ गया था कि शायद टॉर्टरस की दीवारें टूटने लगी हैं। पर्सियस के फादर जूस ने बताया कि हम सब ने सारे शैतानों को कैद करने के लिए अपनी शक्तियों की मदद से टॉर्टरस की दीवारों को क्रिएट किया था, लेकिन हमारी शक्तियां कम होने की वजह से टॉर्टरस के दीवार भी टूटने लगते हैं, जिसके अंदर से तो कुछ शैतानी क्रिएचर्स बाहर भी निकल चुके थे। और अगर वो सबसे खतरनाक शैतान क्रोनोस दीवार में से बाहर निकल गया तब पूरी इंसानियत को खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन पर्सियस कहता है कि मैं इन सारी चीजों में कहां से मदद कर पाऊंगा। तब जाकर जूस बता रहे थे कि हम सारे देवताओं को एक साथ मिलना होगा, जिससे कि हम अपनी पावर्स को बढ़ा सकें और इन सारी चीजों को जड़ से खत्म कर सकें। लेकिन पर्सियस को देखकर लगता नहीं कि वो अपने फादर की इन सारी चीजों में साथ देने वाला है, क्योंकि पर्सियस ने सालों पहले अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो ये सारी जोखिम वाली चीजें कभी नहीं करेगा। और अब पर्सियस सिर्फ अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में चिंतित है। पर्सियस के फादर जूस तो नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जूस के पास और कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण वो अपने भाई पोसाइडन और उसके बेटे आयरिस के साथ निकल पड़ा था टॉर्टरस की दीवारें बंद करने के लिए। लेकिन वहाँ पर हीडिस आ जाता है, जो जूस के रिलेशन में था। दरअसल हीडिस शैतान का साथ देना चाहता था, इसीलिए हीडिस आकर जूस और पोसाइडन पर हमला करने लगता है, जिससे कि वो टॉर्टरस की दीवारों को बंद ना कर सके। चौंका देने वाली बात ये थी कि पोसाइडन का बेटा आयरिस भी हीडिस के साथ मिल जाता है और अब दोनों ने मिलकर जूस और पोसाइडन को बंदी बना लिया था। अब तो यहाँ टॉर्टरस की दीवारें बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर टूटने लगी थी, जिसके अंदर से बहुत सारे शैतानी ड्रैगन्स बाहर निकल रहे होते हैं। उन्हीं में से एक ड्रैगन उड़ते हुए पर्सियस के गांव में आ जाता है, जो चारों तरफ तबाही मचाने लगा था। ड्रैगन के तो एक नहीं बल्कि दो खतरनाक सर होते हैं, जिसकी मदद से वो आग फेंक सकता था। पर्सियस तुरंत ही अपने बेटे और गांव वालों को बचाने के लिए उस ड्रैगन की तरफ चला जाता है रोकने के लिए। शुरुआत में वो ड्रैगन पर्सियस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन पर्सियस के पास देवताओं की पावर्स थी, जिसकी मदद से वो उस ड्रैगन को जान से मार देता है। लेकिन इन सारी चीजों में पर्सियस बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। पर्सियस का इलाज एक बूढ़ी औरत करती है, जो उसके जख्मों पर टाके लगा रही थी। उस बूढ़ी औरत को पता था कि पर्सियस एक देवता है, इसीलिए वो पर्सियस से कह रही थी कि तुम्हारी नसीब यहाँ पर नहीं है, बल्कि तुम्हें तो अपने कर्तव्यों को फॉलो करके देवताओं की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत है। अब पर्सियस थोड़ा ठीक होने के बाद अपने बेटे को लेकर जूस के बड़े से महल में चला गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पर्सियस ने देखा कि सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं। वो महल पूरी तरीके से खंडहर बन गया था। शायद ये इसी वजह से हो सकता है क्योंकि लोगों ने देवताओं पर विश्वास करना छोड़ दिया है, जिससे कि देवताओं की शक्तियां कम होने की वजह से उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। पर्सियस अपने बेटे को बिठाकर अपने फादर जूस को बुलाने लग जाता है, लेकिन कुछ समय होने पर भी जूस वहाँ नहीं आते, क्योंकि उन्हें तो हीडिस ने किडनैप करके रखा है। तभी उस जगह पर पोसाइडन आ जाते हैं, जो पर्सियस को सारी सच्चाई बता रहे थे कि कैसे हीडिस और मेरा बेटा एक हो गए और उन्होंने तुम्हारे फादर जूस को किडनैप कर लिया। हीडिस और आयरिस मिलकर चाहते हैं कि वो शैतानी दरवाजा खोल दे, जिससे कि क्रोनोस के साथ बाकी सारे शैतान फिर से एक बार इंसानी दुनिया में प्रवेश कर लें। और अगर ऐसा हो गया तब इंसानी प्रजाति को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब हम देवताओं की भी पावर्स बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। पोसाइडन पर्सियस को बताते हैं कि अब तुम्हें ही सारी चीजें संभालनी पड़ेंगी। पर्सियस कहता है कि कैसे, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता।
तब जाकर पोसाइडन बताते हैं कि तुम रानी एंड्रोमेडा के साम्राज्य में चले जाओ जहाँ पर मेरा बेटा एजेनोर अभी तक कैद हुआ है, और तब तुम्हें मेरा बेटा एक जादूगर के पास लेकर जाएगा। उस जादूगर को पता होगा कि टॉर्टरस की दीवारों के अंदर कैसे घुसना है और उसे कैसे पूरी तरीके से सील करना है। पोसाइडन कहते हैं कि तुम मेरा ये त्रिशूल मेरे बेटे एजेनोर को दे देना, अगर वो काबिल होगा तो। ये कहकर पोसाइडन पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी कि अब उनका अंत हो चुका है। पर्सियस को अब पता था कि उसे आखिरकार क्या करना है, इसीलिए वो पोसाइडन का वो ट्राइडेंट लेकर निकल पड़ता है अपनी उस सफर पे। पर्सियस ने तो अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए इसी गांव में रहने के लिए कह दिया था, और अब पर्सियस अपने उड़ने वाले घोड़े पेगासस पर बैठकर निकल पड़ता है अपनी सफर पे। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर पर्सियस राजकुमारी एंड्रोमेडा के साम्राज्य में पहुंच चुका था। एंड्रोमेडा तो पर्सियस को बहुत पहले से जानती थी, क्योंकि पर्सियस ने राजकुमारी को एक बार खतरनाक ड्रैगन से जो बचाया था। अब राजकुमारी एंड्रोमेडा पर्सियस से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। पर्सियस कहता है कि मुझे एजेनोर से मिलना है, इसीलिए पर्सियस को कारागार में लेकर जाया जाता है जहाँ पर एजेनोर को कैद किया गया था। पर्सियस तो एजेनोर से बात कर रहा था कि मुझे जादूगर के पास जाना है, लेकिन यहाँ एजेनोर कहता है कि अगर तुम मेरे फादर पोसाइडन के कहने पर आए हो तब मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि एजेनोर अपने फादर से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। लेकिन जब पर्सियस ने एजेनोर को ये कहा कि तुम्हारे फादर अब मर चुके हैं, तब वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। एजेनोर कहता है कि देवता तो कभी नहीं मर सकते, पर तभी पर्सियस जवाब देता है कि देवताओं की मोर्टेलिटी खत्म हो रही है, क्योंकि अब सारे लोग उन पर भरोसा नहीं करते। अब बहुत ज्यादा समझाने के बाद एजेनोर रेडी हो गया था पर्सियस को उस जादूगर के पास लेकर जाने के लिए। पर्सियस, एजेनोर और राजकुमारी एंड्रोमेडा अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़ती है उस जादूगर को ढूंढने के लिए। एजेनोर ने बताया कि वो जादूगर 7 समुद्र पार रहता है, इसीलिए हमें काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा समुद्र के रास्ते से। राजकुमारी एंड्रोमेडा ने तो अपनी बड़ी बड़ी शिप प्रोवाइड कर दी थी जिससे कि वो अपना सफर तय कर सके। राजकुमारी एंड्रोमेडा पर्सियस से पूछ रही थी कि आखिर ये जादूगर है कौन। तब जाकर पर्सियस कह रहा था कि इसी जादूगर ने मेरे फादर और उसके भाइयों के लिए खतरनाक हथियार बनाए थे। पोसाइडन, जूस और हीडिस, इन तीनों ही के पास जो खतरनाक हथियार मौजूद होते हैं वो उस जादूगर ने अजीब तरीके के दैविक शक्तियों का यूज करके क्रिएट किया था, और इन्हीं तीनों हथियारों को कंबाइन करने के बाद एक महाअस्त्र बनता है, जिसकी मदद से पोसाइडन, जूस और हीडिस ने क्रोनोस जैसे बड़े शैतान को कैद किया था। एजेनोर तो अपने फादर द्वारा दी गई हुई छड़ी की मदद से उन सभी को रास्ता दिखाता रहता है कि कहां पर जाना है। और अब वो सब कई घंटों के सफर तय करने के बाद पानी का रास्ता तय करते हुए एक घने जंगल में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी आइडिया नहीं होता कि आगे उन सभी की मौत खड़ी है। अब थोड़ा और अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि जंगल के चारों तरफ जाल बिछाए गए हैं। उसी के एक जाल में एजेनोर बुरी तरीके से फंस जाता है। एजेनोर को नहीं समझ रहा था कि वो बचने के लिए क्या करे, पर फिर भी वो कोशिश करता है वहाँ से निकलने के लिए। पर्सियस एजेनोर की मदद करने जैसे ही गया तभी उसे किसी के लगातार भागने की आवाज सुनाई दे रही थी जो लगातार उसी के पास आ रहा था। पर्सियस तुरंत ही नीचे झुक जाता है क्योंकि उसकी तरफ किसी ने बड़ा सा पेड़ फेंक कर मारा था। अगले ही मोमेंट में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दानव आ जाता है जिसकी सिर्फ एक ही आंख थी। उसका साइज तो नॉर्मल इंसानों से 20 गुना बड़ा था। वो दानव तो सारे सिपाहियों पर लगातार हमला करने लग जाता है। अगर उसके पैर के नीचे जो कोई भी आ गया तब उनका पापड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर्सियस तो एक देवता था जो लगातार हमला करता रहता है दानव पर। पर्सियस ने बड़ी चालाकी से उस दानव को नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद पर्सियस दानव के ऊपर जाकर पोसाइडन का त्रिशूल निकाल लेता है। अब तो उस जगह पर दानव के और भी सारे दोस्त आ चुके थे, लेकिन जब वो पर्सियस के हाथ में पोसाइडन का त्रिशूल देखते हैं तब वो पर्सियस के सामने अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि ये सारे दानव भी देवताओं को बहुत ज्यादा मानते थे। उन बड़े बड़े और विशालकाय दानवों ने तो पर्सियस के कहने पर एजेनोर को भी कैद से रिहा कर दिया था, और अब वो सारे दानव मदद करते हैं उन सभी को जादूगर तक पहुंचने के लिए। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर पर्सियस उस जादूगर के पास पहुंच गया था। पर्सियस ने जादूगर को सारे कंडीशन के बारे में बताया। जादूगर को जब पता चला कि पोसाइडन मर चुका है और जूस को हीडिस और पोसाइडन की बेटी आइरिस ने पकड़ कर रखा है नर्क में, तब वो कहने लगा कि अब इस दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। जादूगर कहता है कि अगर हीडिस ने जूस को पकड़ रखा होगा तब उसने जरूर जूस को टॉर्टरस की दीवारों के अंदर कैद किया होगा क्रोनोस को फिर से जिंदा
करने के लिए। होता भी कुछ ऐसा ही है। हमें टार्टरस की दीवारों के अंदर हेल में दिखाया जा रहा था, जहाँ पर हेडिस ने ज़ूस को कैद किया होता है और उसके बॉडी से सारी एनर्जीज क्रोनोस, जो कि एक बहुत ही खतरनाक शैतान था, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था। और यहाँ जादूगर बताता है कि अगर क्रोनोस एक बार फिर से जिंदा हो गया तब इंसानियत को कोई नहीं बचा पाएगा। पर्सियस ने कहा कि तुम सिर्फ हमें टार्टरस की दीवारों के अंदर जाने का रास्ता बताओ। जादूगर एक मैप निकालकर बताता है कि टार्टरस के पूरे स्ट्रक्चर्स को मैंने ही बनाया है, अंदर से लेके बाहर तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे नहीं पता। जादूगर तो पर्सियस को एक खुफिया रास्ते के बारे में बताता है जिससे कि टार्टरस की दीवारों में जाया जा सकता था। जादूगर एजेनोर और पूरे सैनिकों के साथ निकल पड़ता है टार्टरस की दीवारों की तरफ। ये दीवारें पूरी तरीके से श्रापित थी, जैसे कि कोई देवता ही अपनी शक्तियों से ओपन कर सकता है। एजेनोर और पर्सियस जैसे ही खुफिया रास्ते को खोलने जाते तभी अचानक उस जगह पर पोसाइडन का बेटा आइरिस आ जाता है, जो एक तरीके से हेडिस से मिला हुआ था। आइरिस के पास तो बहुत सारी दैविक शक्तियां मौजूद होती हैं। वो सारे सैनिक जब आइरिस पर हमला कर रहे थे तब आइरिस एक ही बार में उन सभी को खत्म कर देता है। जादूगर तो लगातार उस खुफिया दरवाजे को ओपन करने में लग गया था। वहीं पर्सियस अब आइरिस को रोकने के लिए उससे फाइट करने चला जाता है। हालांकि पर्सियस अपनी पूरी ताकत लगाकर आइरिस पर हमला कर रहा था, लेकिन आइरिस उससे ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो पर्सियस को बहुत ज्यादा मार देता है। जैसे लग रहा था कि पर्सियस उसके सामने एक बच्चा है। लेकिन अच्छी बात तब होती है जब जादूगर ने कहा कि मैंने वो खुफिया दरवाजा ओपन कर लिया है। एक अच्छा मौका मिलने पर पर्सियस, राजकुमारी एंड्रोमेडा और एजेनोर उस खुफिया दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन आइरिस ने तो जादूगर को पकड़ के उसे जान से मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी एजेनोर और पर्सियस टार्टरस की दीवारों के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें की किसी भी हालत में ज़ूस को कैद से बचाना होगा। वो तीनों बड़ा संभल कर चल रहे थे, क्योंकि टार्टरस की दीवारें समय समय पर चेंज होती जाती हैं। अगर उन तीनों ने एक गलत रास्ता चुना तब हमेशा के लिए वो उसी के अंदर फंसे रह जाएंगे। अब हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर हेडिस ने ज़ूस को कैद करके रखा हुआ था। क्रोनोस तो लगातार ज़ूस की बॉडी से उसकी सारी शक्तियां एब्जॉर्ब करके ताकतवर होता जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़ूस ने अपने भाई हेडिस से कहा कि मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मैंने तुम्हारी छोटी गलती के कारण तुम्हें नर्क में डाल दिया, इसका अफसोस मुझे बहुत ज्यादा है। हेडिस तो यहाँ अपने बड़े भाई ज़ूस को काफी इमोशनल तरीके से देखने लग जाता है, लेकिन उसी वक्त उस जगह पर पोसाइडन का बेटा आइरिस आ गया था, जो देखता है कि हेडिस ज़ूस के साथ मिलते जा रहा है। इसीलिए अब वो हेडिस के ऊपर हमला कर देता है और उसे लगातार मारने लग जाता है। आइरिस के पास ज़ूस का वो बिजली वाला खतरनाक वेपन था, जिसे कि वो एक्टिवेट करके हेडिस को जान से मारने वाला था, लेकिन यहाँ ज़ूस अपनी ताकतों की मदद से अपने हथियार को ओपन ही नहीं होने देते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आइरिस उसके भाई हेडिस को मारे। ये देखकर हेडिस ने ज़ूस और उसके बीच हुए सारे गिले शिकवे मिटा दिए थे, और अब हेडिस लगातार अपने बड़े भाई ज़ूस को बचाने के लिए आइरिस से फाइट करने लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ घमासान लड़ाई करते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। उस जगह पर तो अब पर्सियस, राजकुमारी एंड्रोमेडा और एजेनोर भी आ गए थे। पर्सियस तुरंत ही जाकर अपने फादर ज़ूस को कैद से छुड़ा रहा होता है, लेकिन अब ज़ूस की ताकतें बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी होती हैं। उस खतरनाक शैतान क्रोनोस ने ज़ूस की सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी, जिससे कि अब वो पूरी तरीके से रिकवर होकर काफी पावरफुल हो गया था। पर्सियस लगातार अपने फादर को कैद से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन पर्सियस ने नोटिस किया कि पावर्स कम होने की वजह से ज़ूस काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और अब उनके बॉडी में कुछ ज्यादा एनर्जी बची नहीं है। पर्सियस बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से अपने फादर ज़ूस को आजाद कर देता है, और अब वो अपने फादर को लेकर उस जगह से निकलने ही वाला था, तभी आइरिस उन सभी पर हमला कर देता है। राजकुमारी एंड्रोमेडा और एजेनोर लगातार एरिस से लड़ाई कर रहे थे, तभी हेडिस भी बीच में आकर पर्सियस और अपने भाई ज़ूस की मदद कर रहा था। हेडिस इरिस के साथ लड़ाई करते हुए उसे दूसरी जगह पर बिजी रखता है, लेकिन यहाँ आइरिस ने अपने फादर पोसाइडन की तलवार लेकर ज़ूस की तरफ जोर से फेंक दिया था, जिससे कि वो त्रिशूल डायरेक्टली उनके पीठ पर आकर लग जाता है। पर्सियस ने कैसे भी करके उस त्रिशूल को निकाला, लेकिन यहाँ पर ज़ूस ने तुरंत ही पोसाइडन की उस त्रिशूल को हेडिस के हथियार से एकदम कंबाइन कर दिया था, जिससे कि उस जगह पर एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। अपने दोनों भाइयों पोसाइडन और हेडिस की तलवारों को कंबाइन करने पर ज़ूस ने अपने बेटे पर्सियस, राजकुमारी और एजेनोर को एक दूसरी तरफ टेलीपोर्ट कर दिया था, जो जगह होती है राजकुमारी का पूरा साम्राज्य। राजकुमारी ने तो अपने कई लाखों करोड़
करोड़ों सैनिक को तैनात कर दिया था लड़ाई के लिए। पर्सियस तो अपने फादर जूस को एक सेफ जगह पर लेके आ जाता है। जूस बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे। पर्सियस पूछ रहा था कि आखिर आपने ये सारी चीजें कैसे की। तब जाकर जूस बताते हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र थी और मुझे किसी भी तरीके से अपने बेटे की जान बचानी थी। इसी शक्ति का यूज मैंने किया और हथियार के अंदर वो सारी एनर्जीज ट्रांसफर कर दी। लेकिन अगर क्रोनोस जिंदा होकर बाहर आ गया तब उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। पर अगर अब तुम हम तीनों भाइयों के शस्त्रों को एक साथ ज्वाइन कर लोगे तब तुम्हारे पास महाअस्त्र बन जाएगा और उस महाअस्त्र की मदद से तुम क्रोनोस को बड़ी आसानी से हरा सकते हो। जूस को पता चलता है कि उसके पास दो हथियार तो मौजूद थे, लेकिन उसके फादर जूस का वो थंडर वाला हथियार अभी भी आयरिस के पास मौजूद होता है। यानी कि जूस को किसी भी हालत में उस हथियार को पाना ही होगा। अब यहाँ पर पर्सियस मेंटली कनेक्ट होकर आयरिस से बात करता है और उसे 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। पर्सियस ने आयरिस को एक जगह पर बुलाया जहाँ पर कोई भी नहीं मौजूद होता। वो जगह तो पर्सियस के फादर का ही महल था। जब पर्सियस वहाँ पहुँचता है तब आयरिस वहाँ पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब आयरिस ने तो पर्सियस के बेटे को पकड़ लिया होता है, जो शायद से पर्सियस को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। पर्सियस आयरिस को वार्न करता है कि अगर मेरे बेटे को जरा भी खरोच आई तब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब तो देखते ही देखते पर्सियस और आयरिस एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन डरा देने वाली बात ये थी कि अब टॉर्टरस की पूरी दीवार टूट चुकी थी, जिससे कि क्रोनोस जिंदा होकर अब निकलने लगता है। टॉर्टरस की दीवारें टूटने की वजह से अब तो बाकी सारे शैतान भी बाहर निकलने लगे थे, जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं राजकुमारी एंड्रोमेडा के सैनिकों से लड़ने के लिए। वो सारे लाखों सैनिक भी लगातार हमला करते जा रहे होते हैं, लेकिन वो शैतान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उनके दो सिर थे और वो दोनों तरफ से सैनिकों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद तो सैनिकों को लगने लगा था कि वो इन शैतानी लोगों से नहीं जीत सकते, क्योंकि इनके पास बेशुमार पावर्स थी। और अब तो क्रोनोस भी बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, जिसका साइज बहुत बड़ा था। उसने तो बहुत ही कम समय में चारों तरफ बड़ी तबाही मचा दी होती है और अब लग रहा था कि इस पूरी दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। वहाँ टेंट में जूस एकदम पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होकर पड़े हुए होते हैं। तभी उस जगह पर उनका भाई हिडिस आ चुका था। हिडिस अपने भाई जूस के कान में कहता है कि आप अभी इतनी जल्दी मर नहीं सकते और हमें एक बहुत ही बड़ा काम करना है। हिडिस ने अपने भाई जूस का हाथ पकड़ा और अपनी आधी पावर्स उनकी बॉडी में ट्रांसफर कर दी, जिससे कि जूस की बॉडी पर ब्लैक कलर का कवच बन जाता है और वो थोड़े जवान होकर जिंदा हो जाते हैं। हिडिस ने कहा कि अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, हमें किसी भी तरीके से क्रोनोस को रोकना होगा तबाही मचाने से। हिडिस और जूस एक साथ मिलकर अपनी दैविक शक्तियों की मदद से सारे शैतानी लोगों को मारने लगे थे, लेकिन ये शक्तियां पहले जितनी ताकतवर नहीं होती। अब तो उन दोनों के पास उनका हथियार भी नहीं होता, जिससे कि वो थोड़े कमजोर लग रहे होते हैं। वो दोनों तो क्रोनोस के पास चले गए थे उसे खत्म करने के लिए, लेकिन क्रोनोस की शक्तियां उनसे बहुत ज्यादा थीं, जो लगातार उन दोनों पर हमला करके उन्हें डैमेज देता है। जूस और हिडिस की दैविक शक्तियां तो क्रोनोस के सामने कुछ भी नहीं होती और अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर एक दूसरी तरफ निकल पड़े थे। वहीं अब आयरिस और पर्सियस के बीच में जो फाइट चल रही थी, उसके अंदर पर्सियस ने आयरिस को खत्म कर दिया था। वो उसकी पूरी बॉडी को पत्थर बनाकर उससे अपने फादर का हथियार ले लेता है और अब पर्सियस के पास तीनों देवताओं के हथियार मौजूद थे, जिन तीनों हथियारों को वो कंबाइन करके एक महाअस्त्र बना लेता है। पर्सियस तुरंत ही उस महाअस्त्र को लेकर निकल पड़ा था, जिससे कि वो क्रोनोस को खत्म कर सकता था। पर्सियस तो अपने पेगासस पर बैठकर क्रोनोस पर लगातार हमला करते रहता है। देखते ही देखते वो क्रोनोस के पेट के अंदर चला गया था। पर्सियस ने तो महाअस्त्र का यूज करके क्रोनोस के पूरे बॉडी को फाड़ने लगा और अब अंत में जाकर पर्सियस महाअस्त्र को क्रोनोस के दिल के अंदर फेंक देता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और क्रोनोस की सारी बॉडी बिखर गई। इतनी मुश्किलों के बाद जाकर क्रोनोस पूरी तरीके से मिट चुका था। सारी चीजें ठीक होने के बाद पर्सियस जमीन पर आता है। पर्सियस अपने फादर से जाकर मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे और मरने वाले थे। जूस को अपने बेटे पर्सियस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था कि उसने इतने बड़े शैतान को खत्म कर दिया, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो भी चीज आई है उसे एक दिन खत्म तो होना ही है। ये कहकर जूस भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी कि उनका अंत पूरी तरीके से हो गया था। पर्सियस को इस बात का बहुत बुरा लगा। अब तो हिडिस भी वहाँ से चला गया था। अब यहाँ पर्सियस को रानी एंड्रोमेडा बहुत ज्यादा पसंद करती थी। पर्सियस भी उनसे प्यार करने लगा था। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए साथ में रहने का डिसीजन लेते हैं।
और एक चोटी पर पर्सियस का बेटा उनसे कह रहा था कि हम वापस अपने गांव चलते हैं जहां पर हम मछलियां पकड़ेंगे, लेकिन पर्सियस ने कहा कि अब हम वापस नहीं जा सकते, हमें इस पूरे साम्राज्य को अच्छे से चलाना है और आगे बढ़ना है। पर्सियस ने तो अपने बेटे को तलवार देकर ये डिसाइड किया कि वो इसे एक बहुत ही बड़ा योद्धा बनाएगा। और इस तरीके से हमारी ये एडवेंचरस भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।